गर्मी में 5 बहू का ठंडे खाने का व्यापार। हे भगवान, गर्मी का हाल देखकर रोटी सब्जी बेचने जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। पिताजी, जब मन नहीं कर रहा तो जबरदस्ती मत जाइए, कड़क धूप हो रही है। सीता बेटिया, अगर गर्मी का मौसम देखकर घर में बैठ जाऊंगा तो खर्चा कैसे चलेगा? तुम 5 बहनों का शादी ब्याह भी तो करवाना है। बस तुम सबका संसार बस जाए, फिर रोटी सब्जी बेचना बंद कर दूंगा। इसी के साथ बूढ़ा रामदीन ठेली खींचकर रोटी सब्जी बेचने जाता है। 5 मिलजुल कर रोटी सब्जी तैयार कर देती थी। छोटी सी सब्जी रोटी के व्यापार में दहेज जोड़ पाने में असमर्थ पिता को 5 की शादी की चिंता मन में बसी रहती थी। माँ, तुमने आज फिर से खाना बनाने में देर कर दी। थोड़ा तड़के सुबह उठ जाया करो, तुम्हारे चक्कर में रोजाना सेठ की गाली खानी पड़ती है। तभी खिसियाए मिजाज में काशी मनोहर की बात का जवाब देती है। ज्यादा जल्दी है तो 5 अपनी अपनी लुगाई ले आओ। जिंदगी भर क्या मैं ही रोटी पकाकर खिलाती रहूंगी? उठने के साथ खाना थोड़ी चढ़ा दूंगी, बर्तन मांजने चूल्हा लीपने के बाद में पकाऊंगी। तभी नाव में बैठकर पंडित जी आते हैं। नमस्कार जी काशी बहन जी। नमस्ते पंडित जी। कहीं बात लगी मेरे लड़कों की? बस जल्दी से मैं अपनी बहू उतार लूं ताकि खाना पीना बनाने के झमेले से छुटकारा मिले। बहन जी, बिल्कुल आपके मन योग्य कन्याएं ढूंढी है, मगर गरीब घर की बेटी है, दान दहेज नहीं दे सकेंगे। पंडित जी, बहुएं आकर अपना घर संजोलें, बस रोटी पानी बनाकर खिलाएं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ दिनों में काशी रामदीन की 5 बेटी से शादी करवाकर बहू बनाकर ले आती है। नदी किनारे ससुराल देखकर सब काफी ज्यादा खुश होती हैं। हमारी नदी किनारे वाले ससुराल के पास कितनी ठंडी हवा चल रही है। शुक्र है जो हमारा ससुराल नदी किनारे बसा है, अब हमें गर्मी का कहर तो नहीं झेलना पड़ेगा। बहू, हमारे घर की जमीन नदी किनारे पड़ती है, इसलिए खूब ठंडी ठंडी हवा बयार चलती है, यही एक लाभ है। बाकी सब नुकसान भी। घर के आगे इतनी जमीन यूं ही पड़ती छोड़ रखी है, खेती बाड़ी भी नहीं लगा सकते क्योंकि लहरें उठती हैं। काशी 5 बहू का स्वागत करवाती है। अगला दिन शुरू होता है। गौरी नदी किनारे की मिट्टी से चूल्हे की लिपाई करती है। मैंने चूल्हा लीप दिया है, माँ जी से राशन पानी मंगवा कर ले आओ। आज हमारी पहली रसोई है, पकवान छानने में भी समय लगेगा, थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। तभी काशी नाव खेवते हुए थैली में थोड़ा राशन और साग सब्जी खरीद कर लाती है। माँ जी, आप इतनी तड़के सवेरे नदी के पार क्यों गई थी? रेवा बहू, आज तुम 5 की पहली रसोई है ना, तो सामान लेने हाट बाजार गई थी। सीजन की साग सब्जी का भाव तेज हो गया है। गरीब का परिवार क्या कमाएगा खाएगा? इतने अनाज में सब बन जाएगा ना। ऐसा कहते हुए काशी के चेहरे पर गरीबी का भाव झलकते देखकर सीता कहती है, हाँ माँ जी, हम बना लेंगे। पर सीता दीदी, इतने अल्प राशन में पूरी पकवान कैसे बनेगा? माँ जी, डालडा घी कुछ नहीं लाई है। रेवा, सबसे जरूरी मन में संतुष्टि रखना है। इतनी तगड़ी गर्मी में तला भुना पूरी पकवान कोई नहीं खाएगा, कुछ अलग बनाते हैं। सीता दीदी, क्यों ना हम सबको ठंडे पकवान बनाकर खिलाएं, सब खूब मनपसंद से खाएंगे। मगर सरला, हमारे पास इतनी सामग्री मौजूद नहीं है ना, न दही है न आम है, बस सब्जी में पालक लौकी है। इससे भी जुगाड़ लगाकर हम ठंडा खाना बना लेंगे, पालक के पराठे, लौकी का रायता, चूल्हे की रोटी। सीता सरला सब्जी की छटाई करती है। वहीं गौरी, आटा गूंथने के लिए पानी तो है नहीं, मैं लेकर आती हूँ। गागर भरने के लिए गौरी नदी किनारे आती है, जहाँ किनारे पर कुछ हरी फसल देखती है। ये तो धनिया और चौलाई का साग है, मतलब इस नदी किनारे की मिट्टी खेती बाड़ी के लिए बहुत उपजाऊ है। अब ठंडे खाने में बहू धनिया की चटनी भी बनाती है और लगभग सब कुछ बनाकर परोसती है, जिसे खाकर अखिलेश, सिलबट्टे की ठंडी ठंडी चटनी के साथ चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी खाकर स्वाद आ गया। अखिलेश भैया, एक बार पालक के रायता के साथ रोटी खाकर देखो, अच्छी लग रही है। सच में बहुओं, ये ठंडा ठंडा सादा खाना खिलाकर तुम 5 ने मन प्रसन्न कर दिया। इतनी गर्मी के मौसम में मसालेदार खाना तो चित्त पर नहीं चढ़ता। ठंडे खाने के बदले 5 खूब तरफदारी पाती हैं। 5 भाई भीषण गर्मी में माखन लाल के बगीचे में आते हैं, जहाँ मौसमों की फल सब्जियों की बालियां लगी हुई थी। क्यों बे नमक हराम हो, ये टाइम है तुम लोगों का बगीचे में आने का? सेठ, कल ही तो हमारी शादी हुई है, आपको बताया था आज हमारी पत्नियों की चूल्हा चढ़ाई की रस्म थी, इसलिए देर लग गई। हाँ, तुमसे तो बस मुफ्त की रोटी तुड़वा लो। अखिलेश, मोहन, सारे फलों की बोरी ट्रक में लाद हो और तुम तीनों जाकर पिलपिली सब्जी को खेत में से अलग करो। जी सेठ। माखन लाल स्वभाव से बहुत ही कंजूस मक्खी चूस था। बेचारे 5 भाई को खाना खाने का वक्त बहुत कम देता है। मनोहर भैया, देखो हमारे सींचे हुए आम के पेड़ दशहरी मालदे आम से लदे पड़े हैं।
फिर भी सेठ हमारी दिहाड़ी बढ़ाने को राजी नहीं है। जाने दे प्रकाश, किसी तरह रोटी तो खा पा रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में कहीं और काम धंधा भी तो नहीं मिल रहा। घर बैठ जाएंगे तो चूल्हा कैसे जलेगा। बेरोजगारी के चलते ही पांचों भाई बगीचे में काम करने को मजबूर थे। धीरे धीरे गर्मी का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दूध के चलते बगीचे की सब्जियां और फल पकने से पहले सड़ जाते हैं, जिससे मालिक सबको नौकरी से निकाल देता है। आप 5 भाई इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? कहीं और नौकरी चाकरी देख लीजिए। रीवा, हर जगह काम की मारामारी है। हम 5 तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि कोई अच्छी नौकरी कर ले। आजकल केवल खाने पीने का कारोबार ही अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि छोटा मोटा होटल या ढाबा खोल लें। प्रकाश की बात को सोचकर सरिता के दिमाग में जुगाड़ आता है। देखिए, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी गर्मी के मौसम में ढाबे वाले और होटल वाले मसालेदार खाना खिलाते, क्यों ना हम कुछ अलग ठंडा और सादा खाने का व्यापार खोले। सरिता का विचार सबको पसंद आता है। काशी अपने विश्वास के आधार पर राशन वाले से उधार में राशन ले आती है और 5 जंगल में आती हैं, जहां किसान खेत में पहुंचती हैं। काका, क्या हम 5 आपकी मदद कर दें? हाँ बिल्कुल बेटी, इस तपती गर्मी में अकेले फसल तोड़ने से अच्छा तुम मेरी मदद करवा दो। 5 उस कृषक के साथ कड़ी धूप में सब्जी तोड़ती हैं। बदले में किसान उन्हें खीरे, ककड़ी और पैसे भी देता है, जिससे वो दूध खरीद कर दही जमाती है। वहीं उन 5 के पति जंगल से काफी सारी लकड़ी काट कर लाते और टेबल कुर्सी बनाते हैं। कल से ही हम सब अपने ठंडा खाने का व्यापार शुरू करने के लिए, लेकिन व्यापार से पहले हमें प्रचार करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता लगे, तभी लोग हमारी नदी किनारे वाले ढाबे पर आएंगे। 5 बहू आस पड़ोस के सभी गाँव में जाकर बताती है। वहीं उनके पति फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को बताते हैं। देखो भाई, हम सब अपना काम छोड़ छाड़ कर ढाबे पर आ तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप हम सबको खाने का टिफिन पहुंचा दो तो बहुत से मजदूर हैं खाने वाले। अगले दिन तड़के सुबह से बहुएं ठंडी ठंडी चीजें बनाती हैं, जैसे कि दही भल्ले, सब्जियों का सैंडविच, साग की रोटी, सत्तू की पूरी, आम पन्ना, आम रस। वही अब खाने वाले वहां भीड़ जमा लेते हैं। इस खुली नदी किनारे बैठकर खाने का मजा ही अलग है। अरे ऊपर से इतने सस्ते दाम पर इतना स्वादिष्ट ठंडा खाना खाने को मिल रहा है। अरे एक दही भल्ला और दीजिएगा। ये लीजिए भाई साहब, आपके दही भल्ले। मेरे लिए चूल्हे की 4 रोटी, सत्तू की 2 पूरी भी लेते आइए, एकदम खस्ता बनी है। धन्यवाद भैया जी। लोगों की भीड़ देखकर लग रहा है कि हमने जो ठंडा खाने का व्यापार खोला है, इससे खूब लाभ कमाएंगे। धीरे धीरे 5 बहुओं का गर्मी में ठंडा खान पान का व्यापार अच्छा खासा चल पड़ता है। हम 5 सारा दिन इस ठंडे खाने के व्यापार में खाना बनाने के लिए भुट्टे की तरह भुनती है, लेकिन मुनाफा नहीं दिख रहा। रेवा, बचत कहाँ से आएगी? गर्मी में सोने के भाव सब्जी बिक रही है। सब्जियां खरीदने में ही आधे से ज्यादा कमाई चली जाती है। वैसे हमारी नदी के किनारे की दूसरी तरफ की जमीन खाली पड़ी है, क्यों ना हम वहीं पर कुछ सब्जियां उगा लें। हम लोगों के पति तो खेती बाड़ी में कितने निपुण हैं। अब 5 बहुएं और उनके पति लगकर खाली हिस्सों को साफ करके अब वह बीजों की रुपाई करके नदी से पानी पटाते हैं। थोड़े दिनों में फसल फूट जाती है, जिससे उनके सब्जी खरीदने का खर्चा बचता है और धीरे धीरे ठंडे खाने का व्यापार काफी नामी और मशहूर हो जाता है, जिससे कि उनके खराब हालात भी ठीक हो जाते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। अरे तुम तो आज भी ऐसे तैयार हो रही हो जैसे आज भी कुंवारी हो। अरे अब तुम माँ बनने वाली हो। हाँ, तो मैं सुंदर हूँ, इसीलिए तैयार हो रही हूँ ताकि मेरे होने वाले बच्चे भी मेरी तरह सुंदर हों। इतना बोल शीला फिर से मेकअप करने लगती है। कुछ दिन में शीला 2 बेटियों को जन्म देती है, पर अपनी एक बेटी काली देख शीला उसे लेने से इनकार कर देती है। नहीं, इतनी काली मेरी बेटी नहीं हो सकती, इसे आप इसके बाप को दे दो। शीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कोई तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं। इतनी मुश्किल से तुम्हें माँ बनने का सुख मिला है और तुम अपनी दोनों बेटियों में फर्क कर रही हो। मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानती। मेरी बेटी इतनी काली बदसूरत नहीं हो सकती। अपनी एक काली बेटी देख शीला उसे अपनाने से मना कर देती है। अब शीला अपनी गोरी बेटी का ख्याल रखती है और विनोद अपनी काली बेटी का। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं और आज दोनों ही बच्चों का जन्मदिन होता है। क्या हुआ कथा बेटा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे सामने केक रखा है, काटने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो जुड़वा बहन है, आज तो मेरा भी जन्मदिन है, क्या मैं भी कथा के साथ केक काटूं? मैंने ये सारी अरेंजमेंट तेरे लिए नहीं, अपनी गोरी बेटी के लिए करी है।
और कितनी बार तुझे बोला है, जब मैं अपनी बेटी का केक कटवाने जाऊं तो अपना काला मुंह मत दिखाया कर। भाग यहाँ से। शीला, तुम अपनी दोनों बेटियों में इतना भेदभाव क्यों करती हो? दोनों तुम्हारी ही बेटी हैं। मैं इस काली को अपनी बेटी नहीं मानती और मैं नहीं चाहती इसकी वजह से मेरी बेटी का बर्थडे खराब हो, इसलिए आप इसे यहाँ से लेकर जाओ। पापा, क्योंकि मैं काली हूँ इसलिए माँ मुझसे इतनी नफरत करती है। अपनी बेटियों में इतना फर्क करना सही नहीं है बहन, देखना एक दिन तुम्हारी काली बेटी ही काम आएगी। रहने दो बहन, इसे कुछ भी समझाना बेकार है। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं, तुम अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करो। इतना बोल विनोद अपनी काली बेटी दिव्या को अपने साथ बाहर ले जाता है और एक रेस्टोरेंट में उसे उसकी पसंद का खाना खिलाता है। तो वहीं शीला अपनी बेटी कथा का धूमधाम से 5वां जन्मदिन मनाती है। समय गुजरता है और अब शीला की दोनों बेटियां 15 साल की हो जाती हैं, पर 15वें जन्मदिन के दिन विनोद की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इसका सारा इल्जाम शीला दिव्या को देती है। हर रोज शीला अपनी काली बेटी को टॉर्चर करती, ना अच्छा खाने को देती ना पहनने को, यहाँ तक कि पिता के जाने के बाद उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता। ऐसे ही 2 साल और गुजर जाते हैं और अब बेटियां 18 साल की होने वाली होती हैं। इससे पहले कथा कमरे में बैठी अपनी माँ से आकर दिव्या की शिकायत करती है, जहां दिव्या झाड़ू लगा रही थी। माँ, इसने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए, कल मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है। शीला गुस्से में उठती है और दिव्या का हाथ मरोड़ कर उसे सुनाती है। करम जली काली कलूटी कहेंगी, जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है तूने। तेरी वजह से ही मेरे पति की मौत हुई और आज तेरी वजह से मेरी बेटी रोती है। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी, इसीलिए तू मेरी बेटी से बदला निकालना चाहती है। कथा अपनी बहन की शिकायत कर देती है, जिस वजह से शीला दिव्या को मारकर वहां से चली जाती है और बेचारी दिव्या अपने पिता की फोटो लेकर रोते हुए घर के सारे काम खत्म करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बहन का 18वां जन्मदिन पास आने लगता है। तो खाने की टेबल पर खाना खाते कथा कहती है, माँ, बहुत जल्द मेरा 18th जन्मदिन आ रहा है। हर साल तो मेरे लिए कुछ स्पेशल करती हो, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग करो। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, तू बता इस बार तू क्या करना चाहती है? माँ, इस बार मुझे अपने बर्थडे पर सबसे अलग ड्रेस चाहिए और केक के साथ बड़ी सी पार्टी रखनी है, वो भी ऊपर छत पर, जिसमें सिर्फ मेरे दोस्तों और कोई नहीं। और इस बार खाने में सब कुछ चाइनीज और इटालियन रखवाना। पर कथा, घर की पार्टी में ये सब रखना सही नहीं है और बहुत खर्चा भी हो जाएगा। जब से पापा गए हैं माँ के लिए सब कुछ अरेंज कर पाना मुश्किल होता है। क्यों री, तुझे मेरी बड़ी चिंता है? अगर इतनी ही फिक्र है मेरी तो मेरी जिंदगी से चली जाना। सबसे बड़ी मुसीबत तो तू ही है। मैं अपनी बेटी का बर्थडे बिल्कुल वैसे ही मनाऊंगी जैसा वो चाहती है, समझी? अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दिव्या को बहुत बुरा लगता है। समय गुजरता है और शीला बड़े से मॉल से जाकर कथा के लिए महंगी ड्रेस और गिफ्ट लेती है। तो वहीं दिव्या को कथा के छोड़े हुए कपड़े पहनने को देती है और बर्थडे वाले दिन डेकोरेटर को बुलाकर ऊपर छत को सजवाती है। केक कटिंग के लिए स्टेज लगता है, डीजे लगता है, खाने पीने का काउंटर, सब अरेंजमेंट होती है। पर उस दिन दिव्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से सफाई करते हुए दिव्या के हाथों से कथा का मेकअप किट गिरकर टूट जाता है और ये देख कथा अपनी माँ से दिव्या की शिकायत कर देती है। माँ देखो, सफाई के बहाने इस काली कलूटी ने मेरा मेकअप किट तोड़ दिया ताकि आज मैं अपने 18th जन्मदिन पर अच्छी ना दिख सकूं। जब से मेरी जिंदगी में आई है इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं इस कलमुही से कब पीछा छूटेगा। माँ, अब तो घर में पापा भी नहीं है, आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? मैं इसे कब का निकाल देती बेटा, पर ये समाज वाले मुझे जीने नहीं देंगे। बेशरम काली कलूटी कहीं की, शर्म नहीं है तुझे? ये नहीं कि खुद इस घर से निकल जाऊं और हमारा पीछा छोड़ दूं। चल कथा, अब भी समय है, मैं तुझे मेकअप का सामान दिलवा कर लाती हूँ। शीला दिव्या को खरी खोटी सुनाकर अपनी बेटी के साथ फिर से मॉल जाती है और उसे शॉपिंग करवाती है। तो वहीं दिव्या को अपनी माँ की बातें आज इतनी बुरी लगती हैं कि वो अपनी पिता की फोटो और कुछ जोड़े हुए पैसे लेकर घर से निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो लाठी के सहारे चल रही थी और लोगों में कॉस्मेटिक का सामान बेच रही होती है। अरे बेटी, बस 2 लिपस्टिक, क्रीम और एक काजल रखा है। इस क्रीम को लगाने से तुम गोरी हो जाओगी। माफ करना आंटी, अगर ये एक्सपायर ना होते तो मैं जरूर लेती। अरे बेटा, तुम लगा लो, मेरी क्रीम लगाने से तुम गोरी हो जाओगी। 10 दिनों से मेरी कमाई नहीं हुई, इसलिए कुछ नहीं खाया। मुझ गरीब का भला करो। कोई बात नहीं आंटी, अपनी ये क्रीम मुझे दे दो। वैसे भी मैं काली हूँ, इसे लगाकर मुझे कुछ नहीं होगा। और रही खाने की बात, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो साथ में किसी ठेले पर खड़े होकर खाना खाते हैं।
दिव्या उस औरत के साथ ठेले पर खड़ी होकर पेट भरकर खाना खाती है और जाने से पहले बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटी मैंने तुम्हें क्रीम दिया है, वो कोई मामूली क्रीम नहीं है, वो एक जादुई क्रीम है। तो इस क्रीम से जो मांगेगी तुम्हें वो मिल जाएगा और इसे लगाने से तुम गोरी भी हो जाओगी। जब मैं जवान थी तो मुझे भी ये क्रीम किसी बूढ़ी औरत ने दी थी और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना बोल बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। दिव्या को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो क्रीम लगाती है। पर क्रीम लगाते ही तेज पीली रोशनी निकलती है और कुछ ही देर में दिव्या गोरी हो जाती है और वो एक दुकान के बाहर लगे शीशे में जाकर खुद को देखती है। ये क्रीम तो सच में जादुई है। मैं तो कथा से भी ज्यादा गोरी हो गई। अब तो माँ मुझे जरूर अपनाएंगी। अपना गोरा रंग देखकर दिव्या घर जाती है और अपनी माँ को ढूंढती है। उसे माँ नहीं मिलती। फिर उसे याद आता है कि सब छत पर होंगे, तो वो पहले सुंदर दिखने के लिए अपने कमरे में जाकर जादुई क्रीम से कुछ चीजें मांगती है। हे जादुई क्रीम, आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे सिंपल से सूट को एक प्रिंसेस गाउन में बदल सकती हो? तभी एक पीली रोशनी निकलती है और दिव्या का पुराना सूट एक प्रिंसेस गाउन में बदल जाता है, जिसके साथ एक ताज भी आता है, जिसे प्रिया शीशे में देख बहुत खुश होती है। हे जादुई क्रीम, मुझे सुंदर सी हील्स और कुछ तोहफे भी चाहिए। एक पीली रोशनी के साथ कई हील्स और गिफ्ट बॉक्स भी आ जाते हैं। हील्स पहनकर गिफ्ट लेकर वो छत पर जाती है, जहां सभी लोग कथा के 18वें जन्मदिन की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब दिव्या आती है तो सब उसका गोरा रंग और ड्रेस देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ ही घंटे में तूने क्या करवाया जो मुझसे भी ज्यादा गोरी हो गई? और ये ड्रेस, ये गिफ्ट, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू कथा से भी ज्यादा गोरी हो गई है। अब तू लग रही है मेरी बेटी। इसे कहते हैं चमत्कार। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। कुछ ही देर में सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं, पर कथा अपनी बहन का गोरा रंग देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और दिव्या सारी बात अपनी बहन और माँ को बताती है। सच्चाई का पता लगने के बाद शीला का प्यार दिव्या के लिए बढ़ जाता है और अब शीला कथा से ज्यादा दिव्या का ध्यान रखती है। कुछ देर में वो नीचे सजावट करती है और दिव्या का जन्मदिन मनाती है। दिव्या, ये ले अपना 18वां जन्मदिन का केक काट। तेरे पापा मुझे बताते थे कि तुझे मलाई कोफ्ते, पनीर पूरी कितना पसंद है, इसीलिए देख आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। माँ, तुम तो हमेशा सिर्फ मेरी पसंद का खाना बनाती थी ना, तो क्या हो गया अगर आज मैंने दिव्या की पसंद का खाना बना दिया तो? अगर इस घर में मेरी पसंद का खाना नहीं बनेगा तो मैं भी किसी को खाना खाने नहीं दूंगी। मेरे लाड प्यार की वजह से तू मेरे सर पर बैठ गई है। खाने का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? आप कितनी बुरी हैं। आप जैसी माँ मैंने आज तक नहीं देखी। जब तक ये काली थी आप इसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, और आज जब ये मुझसे भी गोरी हो गई है तो आप मुझसे ज्यादा इसे प्यार करने लगी। कल को अगर मैं इससे ज्यादा गोरी हो गई तो आपका प्यार मेरे लिए बढ़ जाएगा। आपका तो प्यार मौसम की तरह बदलता है। कथा की ऐसी बातें सुनकर शीला को काफी बुरा लगता है और उसे पुराने दिन याद आते हैं जब वो दिव्या को मारती थी, पर दिव्या उसे उल्टा जवाब तक नहीं देती थी। ये सब देख शीला की आंखें भर आती हैं। दिव्या केक काटती है और अब फिर अपनी माँ के हाथों से पहली बार खाना खाती है। वहीं कथा माँ का प्यार पाने के लिए दिव्या के कमरे में जाकर वही जादुई क्रीम लगाती है, जिसे लगाते ही तेज पीली रोशनी निकलती है और कथा दिव्या से भी ज्यादा काली हो जाती है और बाहर जाती है। इस क्रीम को लगाने से तू गोरी हो गई है और मैं काली, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ था कथा क्योंकि तूने जलन में ये सब किया। पर तू चिंता मत कर, तू मेरी बहन है, मैं तुझे वो जिंदगी नहीं जीने दूंगी जो मैंने जी है। ये जादुई क्रीम, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन को पहले की तरह ही गोरा कर दो। दिव्या के इतना कहते ही क्रीम में से तेज पीली रोशनी निकलती है और कुछ देर में कथा फिर से गोरी हो जाती है। अपना गोरा रंग देख कथा काफी खुश होती है और उस दिन के बाद वो कभी भी दिव्या से नफरत नहीं करती।